हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक जोत की। दोस्तों, हमारे लिए ये टॉपिक एकदम नया है। आर्थिक जोत और जो है कृषि जोत, इसमें आपको जो है कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। आर्थिक जोत में तो मेरे अधिकतर दोस्तों को इसमें एक कंफ्यूजन होती है कि एंड तक ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली ये आर्थिक जोत कहते किसे है, होती क्या है। तो दोस्तों, इसको आज बहुत ही आसान शब्दों में, एकदम आसान भाषा में इस प्रकार समझेंगे कि लाइफ में आप कभी आर्थिक जोत को भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक होल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमें देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे इस सेशन में बीए प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्टों को, बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक, आप सभी के सिलेबस के अनुसार ही सभी टॉपिकों को पूरे विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, जो किसी भी निःशुल्क क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। वो भी हम आपको देने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी स्टडी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करें उससे पहले, जिनको प्रॉब्लम है कि जिसमें हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाते आप लोगों को, तो उन सब के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्टों को क्रम अनुसार आप देख सकते हैं, क्रम अनुसार सभी सब्जेक्टों को देख सकते हैं। इसके में दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट, आप चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो या थर्ड ईयर में हो, सभी सब्जेक्ट आपको क्रम अनुसार मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करें, सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी वहां पर डाल दिए गए हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पर आपके लिए ग्रुप बना दिया गया है लोधाजी क्लासेस नाम से, उसे ज्वाइन कर ले, जहां आपको सभी क्लास नोट्स प्रोवाइड होती रहेगी, मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम पर नोट्स के अलावा सभी लेक्चर की लिंक भी आपको वहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करें, एक सेकंड आप रुकेंगे, एक सेकंड रुकेंगे आप लोग या ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं तो अपना सेशन आज का। दोस्तों, आपको पता है हम सेकंड यूनिट पर डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड यूनिट पर हमारा सेकंड टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें भू उपयोग पद्धति हमारे टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के अंतर्गत ही दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आर्थिक जोत। ठीक है। चलिए, इसमें 3 से 4 टॉपिक है, जिन पर वन बाय वन करके हम सभी पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर का सारांश क्या है। हमारा आज के सेशन का सारांश क्या रहेगा दोस्तों। तो इसके अंतर्गत हम 3 टॉपिकों पर बात करें, 3 पॉइंट के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 3 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक जोत क्या है, इसका अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, साथ में इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, और साथ में दोस्तों इसके आर्थिक जोत के क्या घटक है, किससे ये प्रभावित होती है, किस पर निर्धारित है, उस पर भी हम बात करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो दोस्तों उस पर घटक पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस लेक्चर के अंदर घटक है इसके। ठीक है। तो आर्थिक जोत किन घटकों पर निर्भर है, किस पर आधारित है, उस पर भी हमारा एक विस्तार से चर्चा उस पर होगी। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आर्थिक जोत का अर्थ। स्लाइड को इग्नोर कीजिए 1 मिनट के लिए, पहले सिर्फ इन शब्दों को सुनिए, जिससे आपका जो है एक व्यवहारिक रूप से पहले आप आर्थिक जोत को समझ लीजिए कि व्यवहारिक रूप से क्या है इसका, है ना। व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें पहले। आर्थिक जोत का अर्थ देखिए, आर्थिक जोत हम पढ़ रहे हैं तो किसके अंतर्गत, कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं दोस्तों, कृषि वाले में। ठीक है ना, कृषि हम पढ़ रहे हैं, तो कृषि के अंतर्गत आर्थिक जोत हमें पढ़ना है। तो जो इकोनॉमिक होल्डिंग है, जिसे हम हिंदी में आर्थिक जोत कहते हैं, तो ये क्या है दोस्तों। आर्थिक जोत का सिंपल सा एक अर्थ होता है, उसे सबसे पहले आप समझ लें। आर्थिक जोत का अर्थ होता है कि भूमि में से जो हम कृषि करते हैं, तो कृषि भूमि में से हम कितना उत्पादन कर पा रहे हैं।
इकोनॉमिक रूप से, अर्थात आर्थिक कितना लाभ हो रहा है, हमें आर्थिक रूप से कितना लाभ हो पा रहा है, कितनी भूमि में कितना कमा रहे हैं। जैसे कि आप व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो जैसे ऐसा हो सकता है कि एक किसान है जो 5 एकड़ भूमि में 5 एकड़ भूमि पर फसल बोता है और उसे लाभ होता है 1 लाख रुपए का। अनुमान लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगा लेते हैं कि एक किसान के पास में 5 एकड़ भूमि है जिस पर वो कोई फसल बोता है, उस फसल से उसको इनकम होती है, आय होती है, या लाभ कह सकते हैं कि लाभ होता है कितना, 1 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों एक दूसरा किसान है, वो दूसरा किसान, उस दूसरे किसान के पास में सिर्फ 2 एकड़ भूमि है और उस 2 एकड़ भूमि में वो एक ऐसी फसल बोता है जिससे फसल दूसरी हो सकती है, या फिर उसके पास में कोई अन्य सुविधाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण वो 2 एकड़ भूमि में ही जो है वो एक नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए की अपनी आय करता है, अपनी इनकम करता है, लाभ होता है उसको 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि जिस किसान के पास में 5 एकड़ भूमि थी वो 1 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन जिस किसान के पास में 2 एकड़ भूमि थी वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ दोस्तों? भूमि भी कम, आय भी ज्यादा। ठीक है, और दूसरे किसान, पहले किसान के पास में भूमि ज्यादा लेकिन आय कम। तो अब यहां पर आर्थिक जोत क्या समझेंगे आप? जो पहले वाला किसान था उसकी आर्थिक जोत कम थी। आर्थिक जोत किसकी कम थी? पहले वाले किसान की। भूमि ज्यादा थी उसके बाद भी आर्थिक जोत उसकी कम थी, है ना, आय कम थी, इस कारण से उसकी आर्थिक जोत कम हो जाएगी पहले किसान की। और जो दूसरा वाला किसान है उसके पास भूमि कम होते हुए भी उसने ज्यादा उत्पादन किया, ज्यादा आय की, अर्थात उसकी जो है आर्थिक जोत बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आर्थिक जोत का सिंपल सा अर्थ होता है उसकी कृषि भूमि से आय, कि उसने कृषि भूमि से कितनी आय की है। ठीक है, अब जब हम इसमें आर्थिक जोत के अंतर्गत दोस्तों जब हम ये बोलेंगे एक शब्द इसके साथ और जोड़ेंगे, आकार। क्या जोड़ेंगे? आकार। आर्थिक जोत का आकार। तो अब इस वक्त दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है, कि जहां पर आपको लगता है कि यहाँ आर्थिक जोत का आकार बड़ा होगा वहां छोटा दिखा दिया जाता है, जब छोटा होना था वह बड़ा हो जाता है ना। लेकिन अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। देखिए आर्थिक जोत का मतलब समझ चुके हैं आप लोग, है ना। आर्थिक जोत का मतलब सिंपल सा है, कृषि भूमि से जो हमको आय प्राप्त होती है वही आर्थिक जोत कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आर्थिक आकार की हम बात करें, इनको पहले समझना जरूरी है दोस्तों। टॉपिक के अंदर चलने से पहले इनको समझ, इन कंसेप्टों को समझ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल पानी की तरह समझ आएगा, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर। अब आर्थिक जोत का आकार समझिए जरा। वापस से उन्हीं दोनों किसानों पर आ जाइए। पहले किसान के पास में 5 एकड़ भूमि थी, दूसरे किसान के पास में 2 एकड़ भूमि थी। पहले किसान के पास में 5 एकड़ भूमि होते हुए भी उसकी आय हो रही थी 1 लाख रुपए की, जबकि दूसरे किसान के पास में 2 एकड़ भूमि होने के बाद भी उसकी आय थी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आर्थिक जोत का आकार किसका बड़ा है? आर्थिक जोत का आकार दूसरे किसान का बड़ा है, दूसरे किसान का बड़ा है, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्थिक जोत का आकार पहले किसान का बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भूमि थी भूमि बड़ी थी। मतलब ये सिंपल सा ये होता है कि जो आपने आय की है वो आय कितनी भूमि, मतलब कितनी भूमि से आय की है। तो यहां पर है ना कितनी भूमि से, तो पहले किसान ने 5 एकड़ भूमि से आय की थी और दूसरे किसान ने 2 एकड़ भूमि से आय की थी। ठीक है, तो भूमि का आकार ही आर्थिक जोत का आकार हो जाता है। लेकिन आर्थिक जोत के आकार में एक डिफरेंस ही होता है दोस्तों, कि अब अगर हम ये मान लें कि पहले किसान के पास में 5 एकड़ भूमि थी वो 1 लाख कमा रहा था, और दूसरे किसान के पास में भी जो है दो एकड़ भूमि थी और वो भी 1 लाख कमा रहा था। ये अगर हम मान लें तो आय दोनों की समान थी लेकिन भूमि का आकार अलग अलग था। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कि दूसरे किसान के पास में जो भूमि थी 2 एकड़ भूमि, उसका आर्थिक जोत का आकार छोटा था। तो यहाँ पर आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा, वो सबसे ज्यादा उचित होगा। ये बात आप विशेष याद रखेंगे। अगर आर्थिक जो है जोत का आकार छोटा है तो किसानों के बेनिफिट में है, देश के बेनिफिट में अर्थात देश के हित में है। भारतीय या देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा आर्थिक जोत का आकार छोटा होना। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आर्थिक जोत और आर्थिक जोत का आकार अब आपको क्लियर हो चुका होगा, अब मैं ये मानकर चल रहा हूं। ठीक है, अब अगर कोई डाउट हो तो या तो इतने से पार्ट को वापस रिवाइज करके आप देख लीजिए अगर डाउट हो तो, और डाउट नहीं हो तो अब चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जरा स्लाइड पर आइए 1 मिनट के लिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरह से 1 बाय 1 करके पूरा क्लियर हो जाएगा।
देखिए, किसी भी उत्पादन कार्य में लाभ तभी हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए शब्दों पर, किसी भी उत्पादन कार्य में लाभ तभी हो सकता है जब संपत्ति के सभी साधनों में उचित समन्वय हो। भाई, जब कोई कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं, चाहे आप कृषि कार्य कर रहे हैं, चाहे आप किसी जो है औद्योगिक कार्य कर रहे हैं, व्यापार कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी के मतलब वस्तु निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फायदे का जो है, फायदे का जो व्यापार होता है आपका, जो भी व्यापार होगा या कोई उत्पादन होगा, वो आपके हित में तभी हो सकता है जब उसके जो संसाधन, उसमें उस कार्य में जो संसाधन लगे हैं, उन सभी कार्यों में एक उचित समन्वय हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ले सकते हैं इसको कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है, ये चलो कृषि पर बात करें, हम कृषि को ही लेते हैं। अगर एक कृषि है दोस्तों, कृषि व्यवस्था में मान लो कि अगर आधुनिक रूप से वहां पर खेती करने के लिए एक ट्रैक्टर की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, ट्रैक्टर है वहां पर, लेकिन ट्रैक्टर को चलाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो ट्रैक्टर है एक टेक्नोलॉजी, जो हम देखते थे तकनीकी संसाधन, है ना, और एक चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो होता है मानव संसाधन। अब मान लेते हैं कि ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं, ट्रैक्टर तो रखा है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं, अर्थात मानव संसाधन नहीं है, बल्कि जो आधुनिक परंपरागत प्रयोग में जो आते थे उस समय, जो भी कृषि यंत्र होते थे, उनको चलाने वाले मानव संसाधन है, लेकिन वो संसाधन नहीं है उनके पास में। तो इस प्रकार से अगर दोनों आपस, ये जो भी संसाधन है कृषि व्यवस्था में लगने वाले, सब में अगर समन्वय नहीं होगा तो भी वो जो कार्य है वो संपन्न नहीं हो पाएगा, वो उत्पादन कार्य आपके हित में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस लाइन में यही कहने का प्रयास किया गया है कि उत्पादन कार्य में लाभ तभी हो सकता है जब उस कार्य में लगने वाले सभी संसाधन आपस में समन्वित हो, आपस में जुड़े हुए हो, उनमें समन्वय हो, ठीक है। और इस प्रकार से दोस्तों उनका उपयोग पूरा पूरा किया जाए, जितने संसाधन है। अगर ट्रैक्टर है खेती करने के लिए, तो अगर ट्रैक्टर का या थ्रेसर का या जो भी हार्वेस्टर वगैरह मशीनें होती है, उन सभी का अगर मान लेते हैं उसके किसान के पास में है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो किसी और की हेल्प से, किसी भी प्रकार से पूरा इस्तेमाल नहीं, पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो बताइए क्या उसको उचित बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पहली शर्त यही है आर्थिक जोत को छोटा करने की, आर्थिक जोत के आकार को छोटा करने की और आर्थिक जोत को बढ़ाने की पहली शर्त यही है कि जो भी संसाधन है कृषि व्यवस्था के लिए, उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे कहा गया है कि कृषि भी एक उत्पादन कार्य है ना। तो कृषि में उत्पादन अधिकतम करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि के जो संसाधन होते हैं दोस्तों, भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीन ही संसाधन अधिकतर खासकर होते हैं कृषि के लिए। भूमि, श्रम अर्थात इसमें मानव संसाधन आ जाएंगे, और पूंजी में सभी प्रकार के संसाधन सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। तो इनका पूरा पूरा उपयोग किया जाए जिससे लागत कम हो जाए और लागत कम हो और आय ज्यादा बढ़ जाए, जिससे कृषक अपने परिवार का भरण पोषण करने के बाद भी कृषि आर्थिक कर पाए, अर्थात कृषि में बचत कर पाए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आर्थिक जोत को, अगर हमें कहना है कि आर्थिक जोत क्या है, तो आर्थिक जोत वह है दोस्तों जो किसान के रहन सहन का जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और एक सामान्य आकार के परिवार तथा बैलों की एक जोड़ी को वर्ष भर रोजगार प्रदान करता रहे। मतलब जो भी किसान खेती कर रहा है उसके पूरे परिवार का भरण पोषण पूरे वर्ष करता रहे, वही आर्थिक जोत होगी। उतनी आर्थिक जोत होना चाहिए और संबंधित देश की कृषि जो है अर्थव्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए या होती है। तो सिंपल सा अर्थ यही है कि आर्थिक जोत अर्थात यह है कि कृषि से जो भी हमें उत्पादन होता है, उससे जो आय होती है, उसी को हम कृषि जोत कहते हैं। लेकिन शर्त यही है कृषि जोत के लिए कि कृषि जोत उसी व्यवस्था को हम कह पाएंगे जो किसानों को इतना उत्पादन तो दे ही पा रही है जिससे वो अपना भरण पोषण कर रहा है, और साथ ही साथ में वो अपने भरण पोषण के अलावा भी कुछ बचा पा रहा है, तो वो कहलाएगी आर्थिक जोत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत जो है डॉक्टर किटिंग्स ने इसकी परिभाषा दी है, और अपनी परिभाषा के अंतर्गत इन्होंने कहा है
इन्होंने कहा है कि आर्थिक जोत वह इकाई है जो किसान की खेती की आर्थिक लागत निकाल कर अपने परिवार को सुख पूर्वक निर्वाह का अवसर प्रदान करे। तो जो हमने व्यवहारिक रूप से समझा उसी को यहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकल रूप से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है स्टैनले जेवंस की। स्टैनले जेवंस सामने कहा है कि जोत की आर्थिक इकाई वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा केवल उचित स्तर प्रदान करती है बल्कि रहन सहन का उच्च स्तर भी प्रदान करती है। ठीक है, एक सेकंड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टैनले जेवंस। इन्होंने कहा है कि जोत की आर्थिक इकाई वह है जो एक कृषक को न केवल न्यूनतम स्तर अथवा केवल उचित स्तर प्रदान करती है बल्कि रहन सहन का उच्च स्तर भी प्रदान करती है। तो लगभग दोनों ने सेम ही बात कही है, जिसे हम व्यवहारिक रूप से भली भांति रूप से समझ चुके हैं परिभाषाओं को। अब देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसको पढ़ने से पहले अगर आप उसका व्यवहारिक रूप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे का व्यवहारिक रूप समझने के बाद में आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे आप बुक से पढ़े, किसी बुक से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कहीं से भी आप पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ आता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको देखिए, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है ये घटक वाला, कि ऐसे कौन कौन से घटक है जिन पर जो है हमारी आर्थिक जोत निर्भर करती है, आर्थिक जोत का आकार निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे घटक है। तो उन घटकों को समझने के लिए अगर आपको पहले व्यवहारिक इनका ज्ञान अगर है, व्यवहारिक रूप से अगर आप जानते हैं कि आर्थिक जोत क्या है और आर्थिक जोत के घटक क्या है, तो घटक को पढ़ने में फिर आपको समस्या नहीं आएगी, इनके एलिमेंट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों देश के प्रत्येक भाग में आर्थिक जोत का अगर आकार की हम बात करें, जैसा हमने एग्जांपल लिया था दो किसानों का, तो दोस्तों उस प्रकार से अब यह हो सकता है कि दक्षिण भारत का किसान है जिसके पास 2 एकड़ भूमि, जहां वो 1 लाख रुपए अर्निंग करता है। एक किसान है जो उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत में है, माफ करना जवानी फिर से जाती है, उत्तर भारत का एक किसान है जिसके पास भी 2 एकड़ भूमि है, लेकिन वो अपनी भूमि पर जो है 2 लाख रुपए अर्निंग कर ले जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा इनकम कर ले जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो दोनों की आर्थिक आकार जो है, आर्थिक जोत का जो आकार है यहाँ पर छोटा बड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है कि एक जैसे भूमि होने के बाद भी, एक जैसी भूमि अर्थात भूमि का आकार एक जैसा होने के बाद भी अर्निंग जो उनकी आय होती है वो अलग अलग हो सकती है। क्योंकि देश भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में दोस्तों बहुत बड़ा भारत का आकार है, इसी कारण से भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कई प्रकार के उत्पादन होते हैं, इस कारण से आर्थिक जोत भी दोस्तों अलग अलग हो सकती है। भारत के अन्य भागों के जो है परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जो है इनकी आर्थिक जोत हो सकती है, आर्थिक जोत का आकार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोस्तों इनके घटक को समझ लेते हैं। घटक कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। भूमि की उर्वरा शक्ति, तो अगर आप चाहे दोस्तों तो चलिए अंदर चल के समझ लेंगे, इनको ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले इसका घटक होगा उर्वरा शक्ति। भूमि की उर्वरा शक्ति जितनी अच्छी होगी, तो भूमि की जो भी उर्वरा शक्ति होती है दोस्तों, कृषि किस पे डिपेंड करती है, कृषि भूमि की जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कितनी उर्वरा शक्ति है, किस प्रकार की मिट्टी है, इस पर डिपेंड करती है कृषि। ठीक है, तो जब कृषि का उत्पादन कम या ज्यादा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है, तो आर्थिक जोत भी तो उसी पे निर्भर करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है फसलों की प्रकृति, किस प्रकृति की फसलें यहाँ पर उगाई जा रही है, इस पर भी निर्भर करेगी आर्थिक जोत का आकार। इसके अलावा कृषि प्रणाली क्या है, कृषि का स्वरूप क्या है, वर्षा और सिंचाई की सुविधाएं क्या है, बाजार से दूरी, सरकारी नीति, कृषकों की कार्य क्षमता, कृषक के रहन सहन का स्तर। तो ये दोस्तों सारे के सारे एलिमेंट है जो आर्थिक जोत के आकार को प्रभावित करते हैं। तो चलो एक एक करके इनको समझने का हम छोटा सा प्रयास करते हैं, जल्दी से खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको बहुत जल्दी समझ आते चले जाएंगी। भूमि की उर्वरा शक्ति, पहले पे अगर हम बात करें दोस्तों, पहले पॉइंट पर अगर देखें तो भूमि की उर्वरा शक्ति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए जरा कि देखिए व्यवहारिक रूप से समझते चलिए, आप स्लाइड पढ़ लेना आपको समझ आएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति, तो देखिए जिस भूमि की उर्वरा शक्ति ज्यादा होगी वहां का आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा।
समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि देखिए, जब आर्थिक जोत का आकार किसको बोला हमने भाई, कृषि भूमि से जो आय होती है वो हमारा आर्थिक जोत होता है। तो आर्थिक जोत का आकार मतलब है कि कम से कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन करना ही आर्थिक जोत का आकार कहलाता है। ठीक है ना? तो आर्थिक जोत का आकार छोटा होना ही किसानों के लिए, हमारे लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है, देश की व्यवस्था के हित में होगा। कृषि जोत का छोटा आकार, आर्थिक जोत का छोटा आकार। ठीक है? तो इस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति आर्थिक जोत को निर्धारित करने वाला सबसे पहला घटक होती है, सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है। उर्वरा शक्ति वाले क्षेत्रों में, उर्वरा शक्ति वाले क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में उर्वरा शक्ति ज्यादा है उनके आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है। ठीक है? नेक्स्ट है फसलों की प्रकृति। दोस्तों फसलों की प्रकृति जैसे कि कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होता है कि फल और सब्जियां बोई जा रही है। ठीक है? फल और सब्जियां बोई जा रही है, और कहीं कहीं पर चावल या फिर गेहूं जैसी बड़ी फसलें बोई जाती है। तो यहां पर जरा अब देखिए कि जहां फल और सब्जियां बोई जाती है वहां पर कम भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है? इस कारण से वहां का जो आर्थिक जोत का जो आकार होगा, भूमि का आकार होगा, वो भी कम होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम गेहूं, चावल, गन्ना इस प्रकार की खेती करेंगे दोस्तों, तो एक बड़े आकार की हमें आवश्यकता होगी। जैसा कि आप देखिए, यहाँ देख भी पा रहे हैं कि जैसे ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, जो छोटा हिस्सा दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चित्र में देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि कम भूमि में भी ये अधिक उत्पादन करने में सक्षम है ये किसान। लेकिन अगर गन्ना या गेहूं, चावल जैसी फसल करनी होगी तो उसके लिए एक बड़ी भूमि के आकार की आवश्यकता आपको होगी। ठीक है? तो इस पर भी, ये फसलों की प्रकृति पर भी आर्थिक जोत का आकार निर्भर करता है। नेक्स्ट है कृषि प्रणाली। दोस्तों कृषि प्रणाली के अंतर्गत इसमें भी देखिए कि अगर अब सॉरी, कृषि प्रणाली मतलब ये कि अगर मान लेते हैं किसान के पास में 1 एकड़ भूमि है। ठीक है? अब वो 1 एकड़ भूमि वाला किसान क्या अपनी खेती करने के लिए क्या ट्रैक्टर जैसी, थ्रेसर या हार्वेस्टर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें, क्या ये जो आधुनिक यंत्र है कृषि करने, क्या इनका इस्तेमाल करेगा? वो क्या अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और मान लो अफोर्ड करके वो ले भी लेता है दोस्तों, तो क्या इतनी छोटे से भूमि के हिस्से में इन जो आधुनिक यंत्र है इनको चलाना, इनके द्वारा खेती करना क्या आसान होगा? पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी भूमि के आकार की आवश्यकता होगी। ठीक है? तो हालांकि ये पॉइंट इतना वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझते चलिए कि अगर आप वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भूमि के बड़े आकार की आवश्यकता होगी, जो कृषि जोत के आकार को भी निर्धारित करेगा। इसके अलावा अगर छोटी भूमि का हिस्सा है तो परंपरागत कृषि व्यवस्था के द्वारा भी कृषि करके और वहां पर आर्थिक जोत को प्राप्त किया जा सकता है ना? नेक्स्ट है कृषि का स्वरूप। कृषि के स्वरूप के अंतर्गत जरा पेन ले लेते हैं। कृषि का स्वरूप देखिए, यदि विस्तृत अथवा विशिष्ट खेती की जाती है, विस्तृत अर्थात एक अगर बड़ी खेती की जाती है तो आर्थिक जोत का आकार भी बड़ा होगा। विस्तृत खेती की जाती है, जैसे गेहूं की खेती मान लेते हैं, गन्ने की खेती मान लेते हैं, इस प्रकार की जो बड़ी क्षेत्र में खेती की जाएगी, है ना? इसके अलावा दोस्तों अगर कोई गहन या मिश्रित खेती की जाती है, जैसे देखिए मिश्रित खेती के अंतर्गत दोस्तों मत्स्य पालन भी आपको आ जाएगा, कृषि में व्यवस्था में आएगा ये भी। ठीक है? फल का आ जाएगा, है ना? पशुपालन वगैरह आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मिश्रित खेती करने से जो है कृषि जोत का आकार भी छोटा हो जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्षा और सिंचाई सुविधाएं। वर्षा और सिंचाई सुविधाएं व्यवहारिक समझिए, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम आसान है। जिन क्षेत्रों में वर्षा नियमित रूप से होती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है पर्याप्त रूप से, वहां कृषि का मतलब आर्थिक जोत का आकार छोटा होगा। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जो कृषि व्यवस्था सिर्फ बारिश पर डिपेंड करती है, बारिश पर निर्भर रहती है अपनी सिंचाई के लिए, वहां आर्थिक जोत का आकार बड़ा होगा। ठीक है? नेक्स्ट है बाजार से दूरी। बाजार से दूरी का मतलब ये हुआ कि जिन किसानों की भूमि या फिर जो किसान मंडियों से ज्यादा दूर है, जो ज्यादा दूर रहते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के खर्चे करने के बाद ही उनकी फसल मंडियों तक आ पाती है। तो उनका कृषि मतलब आर्थिक जोत का आकार बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा भूमि में उनको कृषि करने की आवश्यकता होगी ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो किसान मंडियों के पास में है उनका आर्थिक आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उनको फसल को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी नीति दोस्तों। तो जिस कृषि को लेकर के, जिस क्षेत्र को लेकर के सरकार की नीतियां कंटिन्यूअसली आती रहती है, सफल नीतियां आती रहती है, सफल नीतियों की बात कर रहे हैं, सफल नीतियां आती रहती है, जिन किसानों को सरकार के द्वारा ज्यादा सहायता मिलती है, उनका कृषि का जो आर्थिक जोत का आकार छोटा हो जाएगा, और जिन्हें सुविधाओं से वंचित रहते हैं, उनका आर्थिक जोत का आकार बड़ा हो जाएगा। है ना, सिंपल पॉइंट है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषकों की कार्य क्षमता। कृषकों की कार्य क्षमता, यदि देश की कुशल श्रमिक है, यदि दोस्तों इस पर जरा विशेष ध्यान देंगे आप लोग, है ना, यदि किसी देश में कुशल श्रमिक है तो उसके लिए आर्थिक जोत का आकार छोटा हो सकता है। ठीक है ना। जनसंख्या होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर जनसंख्या पर्याप्त रूप से है, युवा वर्ग पर्याप्त रूप से है, लेकिन उसमें क्षमता भी होना चाहिए, कार्य क्षमता भी होना चाहिए, वो योग्यता भी होना चाहिए उत्पादन करने की। ठीक है। अगर उस जनता में जो है इतनी कार्य क्षमता है, कार्यशील जनसंख्या है, तो वहां पर आर्थिक जोत का आकार छोटा हो सकता है। उसके विपरीत अगर देखें दोस्तों, किसान अपने परिश्रम द्वारा थोड़ी सी भूमि पर अधिक उत्पादन करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। इसके साथ में कृषि आधिक्य भी बचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषक के रहन सहन का स्तर। कृषक के रहन सहन का स्तर, जिस देश के कृषकों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, वहां आर्थिक जोत का आकार बड़ा होता। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो आरती नहीं है दोस्तों, ये आर्थिक जोत है। ठीक है, आर्थिक जोत ना। तो जिन किसानों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि जिन किसानों का जीवन स्तर रहन सहन का जीवन स्तर अगर ऊंचा होगा, तो कृषि व्यवस्था में उसी प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे और वो ज्यादा जागृत होंगे। और जब वो किसान ज्यादा जागृत होंगे अपने संसाधनों को लेकर, कृषि व्यवस्था को लेकर के, तो उनका जो आर्थिक जोत का आकार अपने आप ही छोटा हो जाएगा। ठीक है। और इसके विपरीत निम्न स्तर वाले जो किसान हैं, जो निम्न स्तर जीवन यापन करते हैं, उनके लिए आर्थिक जोत का आकार बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, इसको थोड़ा ठीक से दोबारा आप रिवाइज करेंगे इसको। कृषक के रहन सहन का स्तर, तो जिस देश के कृषकों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, वहां आर्थिक जोत का आकार यहाँ पर बड़ा होता है। इसके विपरीत निम्न जीवन स्तर का जीवन व्यतीत करने वाले किसान के लिए आर्थिक जोत का आकार छोटा होता है। हाँ, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक चीज बारीक सी है, हालांकि बारीक सी है, इसका उलटपलट भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जिन किसानों का जीवन स्तर उच्च श्रेणी का है, तो वो उनको यहाँ नेगेटिव बताया गया है कृषि जोत, आर्थिक जोत के आकार को लेकर के, कि वो कम उत्पादन करेंगे कृषि से। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको कम की आवश्यकता होगी, वो कृषि से कम उत्पादन करना चाहेंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे या उस प्रकार से कृषि नहीं करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कृषि करेंगे ताकि उनकी जमीन जो है, जो भी कृषि भूमि है, वो बेकार ना रहे, या फिर किसी को वो बटाई पे दे देंगे, है ना। वो किसी को बटाई पे दे देंगे, अर्थात किसी को जो है श्रमिक रूप से, किसी को श्रमिक रखने के बाद, श्रमिक रख के उससे वो कृषि करवा सकते हैं, किसान श्रमिक रख के। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वो किसी और को खेती करने के लिए रखेंगे, तो अन्य व्यक्ति जो है उनकी भूमि पर इतनी रुचि से खेती नहीं करता है, इस कारण से उनका आर्थिक जोत का आकार बड़ा हो जाएगा। लेकिन निम्न जीवन स्तर वाला अगर किसान होगा, तो अपनी भूमि पर वो स्वयं कृषि करेगा, जिससे उनका आर्थिक जोत का आकार छोटा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य कारण। दोस्तों अन्य कारण के अंतर्गत भी, जैसे आर्थिक जोत, ये ज्योति लिखा हुआ है, ठीक कर लेना। आर्थिक जोत के आकार को निर्धारित करते समय खाद्य पदार्थों का मूल्य स्तर, विपणन सुविधा, विपणन अर्थात मार्केटिंग। दोस्तों थोड़ा सा शब्द ऐसे ही है हिंदी के, है ना। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है। तो मार्केटिंग सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं आदि का प्रभाव भी इन पर पड़ता है। तो आर्थिक जोत के आकार पर इन सब का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ये सब के सब घटक जो है आर्थिक जोत को निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमने 10 आर्थिक जोत के एलिमेंटों पर डिस्कस किया है, घटकों पर डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, आर्थिक जोत में आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो दोस्तों फिर से एक बार कोशिश यही करना कि आपको एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा,
पूरा अगर देखिए व्यवहारिक रूप अगर आप इसका समझ गए तो आपको थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा हर टॉपिक में आपको एक ही बात बोलता हूं कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले आप उसका व्यवहारिक रूप समझ ले अच्छे से, उसके बाद ही उसको किसी किताब से या किसी भी जो है गूगल या किसी भी संसाधन से आप पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हमारा टॉपिक आज का होता है खत्म दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हमारी चर्चा होगी भारत में कृषि जोत पर। ठीक है, आज हमने बात की आर्थिक जोत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी कृषि जोत पर। और सब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्थिक जोत और कृषि जोत को मिक्स कर देते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। ठीक है, इसी कारण से आर्थिक जोत, वैसे तो मैं कृषि जोत को पहले पढ़ा था, उसके बाद आर्थिक जोत को लाता, लेकिन आर्थिक जोत पहले पढ़ाने का मेरा कारण यही था कि आप इस आर्थिक जोत को पहले समझ ले, ताकि जब हम कृषि जोत को पढ़ेंगे तो उसके साथ में आप जो है किसी भी प्रकार का जो है मिक्सअप ना करें। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास हमारी भारत में कृषि जोत पर होगी। समझेंगे कृषि व्यवस्था को, भारतीय कृषि व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझने का, पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।